चलो देखो बेटा, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है वेक्टर। क्या नाम है? ठीक। और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं आपकी, है ना। एक हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं और दूसरी स्केलर। एक क्या मानते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरी क्या मानते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हम लोग का, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर। ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इधर तो आपका जो 11th का सिलेबस है या 12th का सिलेबस है, चाहे मैकेनिक्स हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो पूरा वेक्टर वेक्टर ही चलती है। चाहे 11th की फर्स्ट एनसीईआरटी हो चाहे 12th की फर्स्ट एनसीईआरटी हो, जो पूरा सिलेबस है वो वेक्टर पे ही चलेगा। ठीक है। तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। ये आपका YouTube पे आप यहाँ से सर्च कर लेंगे @कॉन्वेक्शन एजुकेशन से, यहाँ पे आपको वीडियो आज का मिल जाएगा जो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको PDF चाहिए तो सारा PDF बना बनाया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? स्केलर से। कहाँ से? स्केलर से। चलिए देखिए, देखते हैं स्केलर्स होते हैं क्या। ठीक। जो स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है वो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिफाइंड हो जाती है। सिर्फ किससे? अपने मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिफाइंड हो जाती है। स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें कभी भी डायरेक्शन की हेल्प लेनी नहीं पड़ती है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जब भी स्केलर क्वांटिटी को ऐड किया जाता है या सबट्रैक्ट किया जाता है, तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा, अब आप सोच रहे होंगे ये अब आप कब पढ़ लिए? क्लास 10 तक जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपने पढ़ा है, उसी से हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं और उसी से क्या कर लेते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और वो अपने मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली क्या हो जाती हैं? डिफाइंड हो जाती हैं। ठीक है। जब भी हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो किसको ओबे करती हैं? ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को। ठीक। अब स्केलर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जैसे मान लिया आप बाहर से कोई सामान खरीद के लाते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया आप सब्जी खरीद के ले आए, ठीक, तो आप क्या कहेंगे कि इसका दाम, इसका जो मास है वो कितना है? 2 kg है। मास कितना है? 2 kg। तो ये आपने एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी लिखी, और इस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में ये जो 2 है आपका, ये 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो kg है ये है यूनिट। 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या है? यूनिट। इसी तरीके से मान लिया ग्वाला आपके वहां दूध देने आता है और आपने 2 लीटर लिया उससे, तो ये जो 2 है आपका, ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो लीटर है ये क्या है? यूनिट है। आपने कोई लेंथ नापी, ठीक है, और आप उसकी वैल्यू लिखते हैं 4 किलोमीटर, तो इसमें जो 4 है क्या है?
न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो किलोमीटर है क्या है, यूनिट है। फिजिक्स का जो सिलेबस है आपका, जो भी सिलेबस है, उसको पढ़ने में बहादुरी नहीं है। अगर एक्चुअली में कहीं है तो वो याद रखने में। आप पढ़ते रहेंगे, आगे वाला आपका होता रहेगा, पीछे वाला भूलता रहेगा, ठीक है। और फिजिक्स को याद करने का बस एक ही तरीका है, और ये है न्यूमेरिकल लगाना। जब तक आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना ज्यादा आपको आप अप टू डेट रहेंगे फिजिक्स से, ठीक है। सारी चीजें आपको याद रहेंगी। देखो अब ये जो स्केलर क्वांटिटी है हमारी, ये एक सिंगल नंबर से और उसके साथ अगर हम एक यूनिट लगा दें, है ना, तो इससे स्पेसिफाई हो जाती है। जैसे मास की बात कर लें, तभी हमने लिखा मास 2 kg, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम की बात कर लें, है ना, वॉल्यूम ये देखिए 2 लीटर, ये क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। डेंसिटी ले लीजिए, डेंसिटी ऐसे लिखी जाती है 2 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो 2 है आपका ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गया, यूनिट हो गई। टाइम ले लीजिए, टाइम लिखते हैं, आप लिखते हैं 1 आवर, 1 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, आवर क्या हो गई, यूनिट हो गई। टेम्परेचर आप लिखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, यूनिट। इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट हो गई, है ना। बात समझ में आ रही है, बताइए। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, और ये ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। किसको, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को क्या करती हैं, ओबे करती हैं। ये कुछ आपके एग्जांपल हैं मास के और ये वॉल्यूम के, जिसमें 4 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, केजी यूनिट है, 5 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, लीटर क्या है, यूनिट है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं अगले पे, वेक्टर पे, ठीक। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना कंपलसरी है। मतलब यूं आप कहें कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा ही होगा। ऐसा भी नहीं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगी, जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी रहे तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहे तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाए, वेक्टर हो जाए। लेकिन ये फिक्स है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, है ना, उसको एक थर्ड कंडीशन से देखा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करती है। किसको, वेक्टर अलजेब्रा को। वो ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से उनको आप ऐड नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से आप उनको सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो ओबे करती है। किसको ओबे करती हैं, वेक्टर अलजेब्रा को। वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। ये जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, जैसे मान लिया प्रेशर हो गई, सरफेस टेंशन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गई। क्लास 10 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है ए से बी, जहां ए पॉजिटिव और बी निगेटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल टू निगेटिव, है ना, होती है कि नहीं। तो क्या वहां पे करंट की डायरेक्शन नहीं थी करंट की डायरेक्शन। लेकिन इसके बाद भी देखो करंट के पास डायरेक्शन है, लेकिन इसके बाद भी ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, ये ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती है, ठीक है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगी,
थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि इसको क्या करना पड़ेगा, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे प्रेशर हो, चाहे सरफेस टेंशन हो, चाहे करंट हो, है ना, इन सबके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, सबके पास। लेकिन उसके बाद भी ये स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके बाद भी ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है? क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को डिसओबे करती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ये हो गया आपका, ये वही वाली बात है कि अगर आपको गरम पिज्जा खाना पसंद है ना, तो इसका मतलब ये नहीं हर एक गरम चीज क्या होगी, पिज्जा ही होगी। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के साथ साथ ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को क्या करेगी, ओबे करेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन पे। किस पे? देख लीजिए और ये मान लीजिएगा, ये जो आपको एक स्लाइड दिख रही है, ठीक है, एक एक स्लाइड बनाने के लिए कम से कम 3-3 बुक से पढ़ के, है ना, सारी चीजों को देख के सब जाके इकट्ठा किया जाता है। बट ये भी है कि बस एक बार की मेहनत है, एक बार जो बन जाती है तो फिर पड़ी रहती है हमेशा। कौन सा टॉपिक है अब आपका? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करना क्यों सिखाया जा रहा हमें। उसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि आप नहीं जानते बस, और जो चीज भी नहीं आप जानते वो चीज आपको बताई गई है। फिर वो चाहे आपके फादर हो चाहे आपकी मदर हो, फादर को भी दिखा दिखा के बताया जाता है कि बेटा ये पापा है, पापा है, पापा है, पापा है। ठीक है, 4-5 महीना बाद, 3-4 महीना बाद बच्चे को वो शक्ल याद आ जाती है कि जब ये शक्ल आ जाएगी तो इसका मतलब वो क्या है, पापा है। जब आप छोटे थे तो आपको 1 दिखा दिखा के पढ़ाया जाता था ना कि ये क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। बड़े हो गए आप जान गए कि ये जब भी वो सिंबल नजर के सामने आ जाता तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अभी आपको क्या बताया जा रहा है, वेक्टर बताया जा रहा है। और क्लास 11-12 में आप इतना वेक्टर लगा लेंगे कि जब भी आपके नजर के सामने आएगा तो आप कह देंगे तुरंत ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, समझिए किसी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मान लिया आप महात्मा गांधी जी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उनके आंदोलन के टाइम पे। ठीक है, तो आंदोलन के टाइम पे आप महात्मा गांधी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलिए? सूट जींस पहन के रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं ना, जैसे वो पहनते थे, सर पे बाल नहीं थे, उसी तरीके से तो रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है, जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है वो सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। आपका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए। आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर को। वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्या क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा भी हो उसमें ये दोनों चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो मैग्नीट्यूड आना चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए, डायरेक्शन। इसी वजह से जो हमारे आपके लिए सबसे सिंपल पड़ता है रिप्रेजेंट करना, जिससे सबसे सिंपल पड़ता है वो ये है कि हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिस पे एरो बना हो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन with an arrowhead over it, with an arrowhead over it। अब इस रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या मिलता है,
इस रिप्रेजेंटेशन में दो चीजें हैं, एक तो आपका ये लाइन सेगमेंट और दूसरी आपकी ये एरो, है ना, है कि नहीं ये। अब बात आती है कि ये लाइन सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा। ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी जो लेंथ है बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड को। और ये जो आप एरो हेड देख रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। तो आप परेशान नहीं होंगे। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, एक है 3 यूनिट की, एक है 4 यूनिट की और एक है 5 यूनिट की, तो आप कहेंगे सर ये जो बड़ा वाला होगा ना ये 5 यूनिट वाला होगा, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। और लेंथ से ही किसको दिखाना है आपको? मैग्नीट्यूड को। ये जो है ये कौन सा वाला होगा? 4 वाला होगा। ये जो है ये कौन सा वाला होगा? 5 वाला होगा, 3 वाला होगा। ठीक है, तो ये 5 वाला, ये 4 वाला, ये 3 वाला। कोई दिक्कत? बताइए। अगर हम लोग ये एक लाइन लें और इस लाइन में ये जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट को माने 10 मीटर या 10 यूनिट, इसको 10 यूनिट ले लें। तो अगर ये आपका 10 यूनिट हो जाए, है ना, अगर ये आपका 10 यूनिट हो जाए और आपको एक वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है, वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी आपकी 25 यूनिट। कितनी? 25 यूनिट। तो क्या अगर ये 10 है, ये 10 है, 20 हो गया, इसका हाफ लेंगे तो 25 यूनिट यहां तक आएगा कि नहीं? बताइए। और अगर आपको 40 यूनिट रिप्रेजेंट करना है तब तो ये यहां तक आएगा। अगर यहां तक आया तब कितना हो जाएगा? 50 यूनिट। और अगर यहां तक आया तब 70 यूनिट। बोलिए। तो अलग अलग जो लेंथ है वो अलग अलग साइज को बता रही कि नहीं? डायरेक्शन हमने जो बनाई वो सबकी सेम है। यही चीज अगर हम इधर से बना देंगे, इधर से, अब मैग्नीट्यूड इसका 30 यूनिट होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। सबकी इधर है, इसकी इधर है। इधर आप ईस्ट मानिए तो सबकी ईस्ट की तरफ हो गई, इसकी क्या हो गई? वेस्ट की तरफ हो गई। ठीक है, बोलिए। और अगर यही हम ऐसे बना देंगे तब ये डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ मिल जाएगी। ऐसे कर देंगे तब साउथ की तरफ मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, किससे? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम एक वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, देखिए अभी आपके लिए टॉपिक है, लेकिन हर क्वेश्चन में इतना वेक्टर आप बनाएंगे, है ना, कि आपसे अगर कोई बेहोशी की हालत में भी पूछेगा कि वेक्टर बनाइए तो आप वेक्टर वाली लाइन तो बना ही लेंगे। देखिए इसके बाद तो ये हो गया। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको इनिशियल पॉइंट या टेल कहते हैं। और ये जो है आपका, इसको हम हेड कहते हैं। तो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो टेल टू हेड होती है। क्या होती है? टेल टू हेड। और इसकी जो लेंथ होती है इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। बताइए, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आपको मैग्नीट्यूड देती है और जो एरो है वो आपको क्या देता है? डायरेक्शन। अब बात आती है कि वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं। वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं? देखिए, अगर आपने ये वेक्टर बनाया, आप 2 पॉइंट ऐसे यूज कर सकते हैं, ओपी, है ना। तो एक तरीका ये है कि वेक्टर को जब आप लिखिए सिंपल फॉर्म में तो ऐसे आप ओपी लिखिए और इसके ऊपर ऐसे एरो लगाइए।
ठीक है, एक तो ये हो गया जिसमें ये जो पहला वाला है ये आपको इनिशियल पॉइंट बताएगा यानी टेल बताएगा, और ये क्या बताएगा, हेड। इनिशियल पॉइंट देखिए ओपी है, ओपी इसमें जो पॉइंट पी है ये हेड है या टर्मिनल पॉइंट है, और ये जो ओ है ये आपका इनिशियल पॉइंट या टेल है। दूसरा तरीका है कि आप इतना बड़ा ना लेके एक छोटा सा ही लेटर लेके और उसके ऊपर ऐसे वेक्टर लगा दीजिए। इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर हो गया आपका, पी वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर हो गया, पी वेक्टर। ठीक है, ठीक, तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब बात आती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अगर वेक्टर आपका पी है तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा, मॉड ऑफ पी, या ये हो गया मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, तो ये अभी लिखना सिखा रहे हैं, लिखने वाली बात है कि वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। ठीक, अभी पढ़े स्केलर क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और वो ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को क्या करती हैं, ओबे करती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को वो क्या करती हैं, ओबे करती हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो एक वेक्टर का है, वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये वाला पॉइंट इनिशियल होता है या टेल होता है, ये वाला पॉइंट टर्मिनल या हेड होता है। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है, और एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। और टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो पहला वेक्टर है आपका वो है आपका इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की अपनी एक खासियत है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम इसको यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, यह आपसे ये कहता है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। अगर कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो इनको हम इक्वल कहेंगे अगर इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो। अगर क्या सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो ठीक, कोई बात नहीं। यह हमने ले ली एक लाइन, ठीक है, और इस लाइन पे हमने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया ये, और एक वेक्टर ड्रॉ किया ये, है ना। बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा कि नहीं। अगर हमारी लाइन स्ट्रेट है तो दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा ना। जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। एक चीज आप देख रहे हैं कि अगर इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही बस देखना है, अगर बस क्या देखना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही देखना है, तो अगर हम इस वेक्टर को यहां पे बना दें तो भी ये सेम है कि नहीं सेम है। देखिए मैग्नीट्यूड भी वही है और डायरेक्शन भी वही है। अगर हम इसको यहां बना दे तब तो भी सेम है। अगर हम इसको यहां बना दे तब तो भी सेम है। यानी एक वेक्टर को ठीक है, उसके पैरेलल में हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कोई भी वेक्टर हो। अगर हम उसके पैरेलल में ले जा रहे हैं, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। यही वजह है कि अगर दो वेक्टर ऐसे बनाया गया है, इस वेक्टर को कहा गया ए वेक्टर और इस वेक्टर को कहा गया बी वेक्टर। आपको अगर जरूरत पड़ी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप बी वेक्टर ऐसे बनाएंगे और ए वेक्टर के पैरेलल में ऐसे इधर लाके आप बना लेंगे। ध्यान क्या रखना है, इसी वेक्टर को ट्रांसलेट करके ले आएंगे। जब इसी को लेके आएंगे तो लाइन तो बड़ी छोटी होगी नहीं, और दूसरा डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा है कि उसके पैरेलल में ले आना है। ठीक है,
तो एनी वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इट्स एनीवेयर इन द प्लेन। किसी वेक्टर को उसके पैरेलल में प्लेन में कहीं पे भी आप घसीट के लेके जा सकते हैं जहां आपको जरूरत हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी अगर कोई क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में एक वेक्टर यहां बनाया है और एक वेक्टर यहां बनाया है, आप इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहां लेके आ सकते हैं। देखिए उसके पैरेलल में लेके आया ना, तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये काम हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका कि इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब आ गया पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक, देखिए सबसे पहले देखिए को इनिशियल वेक्टर। कौन से वेक्टर? को इनिशियल वेक्टर। एक पेज एक्स्ट्रा ले रहे हैं, है ना। मान लेते हैं कि हमने ये लाइन बनाई है, ये एक लाइन बनाई। ठीक, उसके बाद ये दूसरी लाइन बनाई, उसके बाद ये तीसरी लाइन बनाई। ये चारों वेक्टर इस पेज में इसलिए हैं, है ना, लगभग कोलिनियर वेक्टर से सब आ जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, यहां पे एक वेक्टर बनाया और इस वेक्टर का नाम रखा ए वेक्टर। यहां एक वेक्टर बनाया, इस वेक्टर का नाम रखा बी वेक्टर। यहां एक वेक्टर बनाया, इस वेक्टर का नाम रखा सी वेक्टर। यहां पे एक वेक्टर बनाया और इस वेक्टर का नाम रखा डी वेक्टर। सिमिलरली यहां एक वेक्टर बना ई वेक्टर, यहां एक वेक्टर बना एफ वेक्टर, यहां एक वेक्टर बना जी वेक्टर। इतने सारे बना दिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो सबसे पहला वेक्टर है ना, जो सबसे पहला पार्ट है आपका, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कोलिनियर वेक्टर। कौन सा? पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये ऐसे वेक्टर होंगे जो सेम लाइन के लॉन्ग एक्ट करेंगे या पैरेलल लाइंस के। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में है या पैरेलल लाइन में है, तो वो कौन से वेक्टर होंगे? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हम यहां देखें तो यहां पे ऐसा कोई वेक्टर नहीं है जो सेम लाइन में या पैरेलल लाइन में ना हो। वेक्टर डी और वेक्टर ए सेम लाइन में नहीं है लेकिन पैरेलल लाइन में है ना। वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ सेम लाइन में नहीं है, ये दोनों सेम में है और ये इसके साथ क्या है? पैरेलल में है। तो चाहे सेम लाइन के लॉन्ग हो चाहे दो पैरेलल लाइन के लॉन्ग हो, ये सब के सब वेक्टर्स क्या हो गए? कोलिनियर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर हो गए? कोलिनियर वेक्टर्स। बात समझ में आ रही है? ये सब वेक्टर कौन से हैं? कोलिनियर वेक्टर्स, जिसमें से अगर आप इसकी और इसकी बात करें तो सेम लाइन में है,
इसकी और इसकी बात करें तो सेम लाइन में है, इसकी बात करें तो सेम लाइन में है। अगर सी वाले को और इन दोनों को लें तो पैरेलल लाइन में है, तो सेम लाइन के अलॉन्ग हो, पैरेलल लाइन के अलॉन्ग हो, क्या होगा ये? कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। कौन से वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर। ठीक, अब बात आती है कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। जिनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, अगर इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इनकी डायरेक्शन अगर सेम है, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इनको हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स। और अगर आप ध्यान दें तो इसी कोलिनियर वेक्टर्स में से हम लोग ऐसे वेक्टर्स को ले सकते हैं जिनकी डायरेक्शन आपस में सेम है। बोलिए, मिल जाएंगे कि नहीं? क्या आपको ए की और ई की डायरेक्शन सेम नहीं लग रही है? बताइए, क्या ए, ई, सी, बी, जी इन पांचों की डायरेक्शन सेम है? तो पांचों की डायरेक्शन सेम है, तो ये कौन से वेक्टर हो गए? पैरेलल वेक्टर। कौन से वेक्टर हो गए? यानी जो कोलिनियर वेक्टर होंगे आपके, कोलिनियर वेक्टर, यही कोलिनियर वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। शर्त यह है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। अगर कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, यानी सेम डायरेक्शन में है, 0 डिग्री है यानी सेम डायरेक्शन में है, तो वो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। और अगर यही कोलिनियर वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाए, जैसे अगर आप बात करें डी की और ए की, तो ये इस वेस्ट में अगर है तो ये कहाँ है? ईस्ट में। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। क्या इसकी और इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है? क्या इसकी और इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है? तो अगर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो ये क्या हो गया आपका? एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ठीक है, तो अगर कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो वो पैरेलल हो जाता है, और अगर 180 डिग्री है तो क्या हो जाता है? 180 डिग्री है तो क्या हो जाता है? एंटी पैरेलल। क्या हो जाता है बेटा? एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाता है। जब पैरेलल हो जाएगा तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और जब एंटी पैरेलल होगा तो डायरेक्शन जस्ट क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। डायरेक्शन जस्ट क्या रहेगी? अपोजिट। तो ये था आपका कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आपको नीचे दिखाई दे रहा है निगेटिव वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर और कोप्लानर वेक्टर, है ना। ये कोप्लानर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन में होते हैं। जो कहाँ होते हैं? सेम प्लेन में। अगर वेक्टर सेम प्लेन में है तो वो क्या होंगे? कोप्लानर। को मीन सेम, प्लानर मतलब प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन में होंगे तो क्या होंगे? कोप्लानर होंगे। और निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? निगेटिव ऑफ वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। देखिए, मान लिया हमने बनाया एक ए वेक्टर, और ए वेक्टर है आपका 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ए क्या है? 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। और इसका आपको निगेटिव वेक्टर बनाना है। निगेटिव वेक्टर की खासियत ये होती है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। यानी जो निगेटिव वेक्टर होगा उसमें मैग्नीट्यूड ये सेम होगा
बट जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा टुवर्ड वेस्ट, और ये एक नया वेक्टर आपका आ जाएगा बी वेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्या है, तो आप कहेंगे ए वेक्टर इज द निगेटिव वेक्टर ऑफ बी। ए क्या है? बी का निगेटिव वेक्टर है। और पूछा जाए बी क्या है, तो आप कहोगे बी भी निगेटिव वेक्टर है। किसका? ए का। ए वेक्टर निगेटिव वेक्टर है बी का, और बी वेक्टर निगेटिव वेक्टर है ए का। ठीक है, तो अगर ए और बी एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर है, तो जब हम इनको लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, बीच में माइनस साइन लगी होती है। अगर माइनस साइन नहीं लगी है, ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। और अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, जस्ट अपोजिट है, तो माइनस साइन लगी होती है। माइनस साइन लगने का मतलब कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट क्या है? अपोजिट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर, ये भी सही है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, एंटी पैरेलल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, कोलिनियर वेक्टर सेम लाइन पे होंगे या पैरेलल लाइन पे होंगे, कोप्लानर वेक्टर सेम प्लेन में होंगे, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगला जो वेक्टर है आपका, वो वेक्टर है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर से अगर आप डायरेक्शन चुरा लो, क्या चीज? डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर से उसकी डायरेक्शन चुरा लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर, है ना। जैसे आपको दिया गया था एक वेक्टर ए 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 टुवर्ड्स ईस्ट, और आपने इसकी डायरेक्शन चुरा ली और आपको मिला 1 टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये जो आपने लिया है, ये इस ए का यूनिट वेक्टर होगा। इस ए का क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। अब सोचिए 20 है अगर, तो उसको एक कैसे बनाया जा सकता है? अगर 20 मीटर है, उसको एक बनाने के लिए आप इसको 20 मीटर से डिवाइड कर दीजिए। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलिए, ये सब कहीं से बन के नहीं आता, वो आप समझेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। आप बताइए यार, ये तो तुम्हारा पूरा वेक्टर है, पूरा वेक्टर है। ये इस वेक्टर का क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, साइज। ये इस वेक्टर की क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, साइज, यानी मैग्नीट्यूड। तो क्या ये मैग्नीट्यूड है इसका? और जब आप एक वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए, तो पूरा वेक्टर 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, मैग्नीट्यूड 20 से 20 कट गया, मीटर से मीटर बचा 1 टुवर्ड ईस्ट, और ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। यही यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है कि जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाता। अगर किसी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए। अगर 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ है, ये आपका वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? आप इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यानी 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमारे पास एक टूल है जो हमारी तब मदद करता है जब हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए होती है। जैसे मान लिया कोई फोर्स है, वो किसी डायरेक्शन में लग रहा है, और आपको पूरा फोर्स नहीं चाहिए, बस उस फोर्स की डायरेक्शन की जरूरत है आपको, तो आप उस फोर्स का क्या निकाल लेंगे? यूनिट वेक्टर। जैसे ही आप यूनिट वेक्टर निकाले, आपको क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगी, है ना। तो जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है,
इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, और ये केवल आपको क्या देता है, डायरेक्शन। केवल क्या देता है, डायरेक्शन। जो यूनिट वेक्टर होती है ना बेटा, इसमें कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि मैग्नीट्यूड से जब मैग्नीट्यूड कटता है तो यूनिट से यूनिट क्या हो जाती है, कट जाती है, और डायमेंशन भी नहीं होता। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जब हमने ये पढ़ लिया कि अगर किसी का यूनिट वेक्टर आपको चाहिए, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं कैप लगा के, ठीक है। ये देखिए, इसको पढ़ेंगे ए कैप, क्या पढ़ेंगे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये फॉर्मूला हुआ। इसका मतलब जब किसी वेक्टर को लिखा जाता है, जब किसी वेक्टर को लिखा जाता है, तो जब किसी वेक्टर को लिखा जाता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, दूसरा ये जाके यहां मल्टीप्लाई होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है। जब भी किसी वेक्टर को लिखा जाता है तो पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दो चीजें उसमें लिखते हैं। एक तो उसका यूनिट वेक्टर है ना, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वो मिलके किसके बराबर होता है, उस वेक्टर के बराबर होता है। और ये आया कहां से है, यहीं से देख लीजिए। जब ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो गया तो ये इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। तो जब भी कोई वेक्टर लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, बगल में उसकी क्या लिखेंगे, डायरेक्शन। जब आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगा लेंगे तब आपको इसके ऊपर एक एरो लगाने का अधिकार मिल जाएगा। जब तक आप डायरेक्शन नहीं लिखेंगे तब तक ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जो मैक्सिमम काम है हम हर क्वेश्चन में ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। किसी वेक्टर को अलोंग द एक्स एक्सिस ले जाएंगे, किसी वेक्टर को अलोंग द वाई एक्सिस ले जाएंगे, और किसी वेक्टर को अलोंग द जेड एक्सिस लगाएंगे। इसीलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए भी यूनिट वेक्टर बनाया गया है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर बनाया गया है ये होता है आपका आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर बनाया गया है ये होता है आपका जे कैप। जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर बनाया गया है ये होता है आपका के कैप। ठीक है, इसी वजह से जब किसी वेक्टर को आपको अलोंग द एक्स एक्सिस दिखाना होगा, जैसे मान लिया कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को आपको अलोंग द एक्स एक्सिस दिखाना है, तो अगर आपने आर वेक्टर इज इक्वल टू 20i लगा दिया, अगला समझ जाएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 यूनिट का है अलोंग द एक्स एक्सिस। कहां पे, अलोंग द एक्स एक्सिस। और अगर आपने इसको ऐसे लिखा 20 जे कैप, तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये कहां है, अलोंग द जे एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर आपने के लगाया तो इसका मतलब क्या है कि अब ये कहां पे है, अलोंग द जेड एक्सिस। तो इस तरीके से कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और आई कैप लगाते हैं। अगर कोई वाई के अलोंग होता है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और जे लगाते हैं। अगर कोई जेड के अलोंग होता है तो उसका मैग्नीट्यूड लगाते हैं, है ना, और क्या लगाते हैं उसके साथ, के। आई कैप आपको बताता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप आपको बताता है कि वाई एक्सिस के अलोंग, और के कैप आपको बताता है किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अगर आपने 20i नहीं लिखा, -20i लिखा, इसका मतलब हुआ कि अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है, अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस है।
अगर आपने +20j नहीं लिखा, अगर आपने माइनस लिखा, इसका मतलब अलोंग द पॉजिटिव आई एक्सिस नहीं है, अलोंग द नेगेटिव आई एक्सिस है। अगर आपने +20k नहीं लिखा, -20k लिखा, सही है ना, -20k लिखा, तो ये कहां हो जाएगा, अलोंग द नेगेटिव के एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो ये प्लस और माइनस साइन का रोल होगा। तो कभी भी किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर क्वांटिटी हमें क्या देती है, यूनिट वेक्टर में क्या देता है, डायरेक्शन देती है। क्या देती है, डायरेक्शन देती है। इसके पास कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है, ठीक। आइए, ये हो गया आपके एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर, है ना। जो मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे अभी क्लास 11th में, उसमें जैसे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, उसका तो वेक्टर से कोई लेना देना नहीं। फिर आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो शुरुआत में जो भी हम पढ़ेंगे वो सब हम एक्सियल वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर हमेशा, एक्सियल वेक्टर सॉरी, शुरुआत में जो हम पढ़ेंगे, है ना, वो हम पोलर वेक्टर पढ़ेंगे। कौन सा, पोलर वेक्टर पढ़ेंगे। जो पोलर वेक्टर होता है, जो पोलर वेक्टर होता है वो हमेशा एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, या इसका क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और इसको हम ड्रॉ करके फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमें डिस्प्लेसमेंट बनाना है, डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये पॉइंट ले लेंगे और कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इतना है। ये डिस्प्लेसमेंट हमने ड्रॉ कर लिया। अगर एक बॉडी है, ये इस पे फोर्स लगाना है, तो आप ये पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट पे आपने कह देंगे कि हमने इस पे फोर्स लगाया। ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका, ठीक है। ये कहां रहेगा, पोलर वेक्टर, जो हमारा लीनियर मोशन चलेगा, लीनियर मोशन। पूरे लीनियर मोशन में क्या पढ़ेंगे हम, पोलर वेक्टर। फिर जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, है ना, उस मोशन में कौन सा चलेगा आपका, एक्सियल वेक्टर। ये वेक्टर हमेशा अलोंग द एक्सिस होगा। क्या होगा, ये हमेशा अलोंग द एक्सिस होगा और ये रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रोटेशनल इफेक्ट को। और जब भी इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो ऐसे बना नहीं पाएंगे आप, ऐसे बना के नहीं निकालेंगे। इसकी जब आप डायरेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड या स्क्रू रूल से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, राइट हैंड या स्क्रू रूल से निकालेंगे। और आगे आप ये सब पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, उसमें ये सब काम आएंगे आपके, ठीक है ना। वेक्टर भी दो तरीके के हो गए, कौन कौन से, एक्सियल और पोलर। पोलर लीनियर मोशन में चलेगा, है ना, और एक्सियल वाला कहां पे, जहां रोटेशनल इफेक्ट शो करना होगा, ठीक। अब देखिए, अब ये आपका है, यहां से आपका टॉपिक चालू होता है जिसपे हम कुछ सवाल भी, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या है ये, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल का फाइंड आउट करेंगे हम। उसकी शर्त यह है कि जब भी दो वेक्टर के बीच में आप एंगल फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर वो कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है। आप जब भी एंगल फाइंड आउट करेंगे तो इन वेक्टर्स को आप टेल टू टेल मिला लेंगे। यानी एंगल फाइंड आउट करते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि इनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लिया एक वेक्टर है ये ए वेक्टर और एक वेक्टर है ये बी वेक्टर, और इसके बीच में आपको एंगल दिखा दिया कि ये आपका है 120 डिग्री। आपसे पूछा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा,
आप नहीं कहेंगे 120 डिग्री, आप कहेंगे पहले रुकिए एक काम कर लें, और वो काम क्या है कि हम पहले इसके टेल को कोइंसाइड करा लें। इनके टेल को क्या करें, तो जब आप इनके टेल को कोइंसाइड करेंगे तो इसको लेके आएंगे, इधर लेके जा सकते हैं ना, किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल में ट्रांसलेट करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसको हम इधर जब लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये ऐसे होगा कि नहीं। अब दोनों का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर गया, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा कि नहीं। अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। यानी जहां पे आपको एंगल 120 डिग्री दिखाई दे रहा था, एक्चुअल में एंगल 120 डिग्री नहीं था, कितना था, 60 डिग्री था। एंगल निकालते समय इनिशियल पॉइंट इसका क्या कर लेंगे, हम सेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए कि वेक्टर ए और बी के बीच में थीटा डिग्री है कि नहीं है, तो आप कहेंगे है। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। इसलिए थीटा है क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। चलिए अब देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, दिया है कि ये तीन वेक्टर हैं आपके, एक है ए, एक है बी और एक है सी। कितने वेक्टर, तीन वेक्टर, एक आपका ए, एक बी और एक सी। ठीक है, आपको एंगल बताना है ए और बी के बीच में, आपको एंगल बताना है बी और सी के बीच में, और आपको एंगल बताना है ए और सी के बीच में। अगर आप ए और बी को ध्यान से देखें तो ये ए यहां 30 डिग्री है एक्स एक्सिस से, और यहां बी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है। ठीक है, अगर हम पहले एक्स एक्सिस बना लें तो बी जो होगा आपका, बी को हम ट्रांसलेट करके यहां लेते आए 30, बताइए। और ये जो ए है, ए को हम ट्रांसलेट करके यहां लेते आए 30। क्या दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है? अब बताइए इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। हो गया ये। इसके बाद आपको एंगल चाहिए बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में। ध्यान से देखिए, ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक। ये जो आपका सी है इस तरीके से है, ये 45 डिग्री, और ये जो आपका बी है वो इस तरीके से है 30 डिग्री पे। ये पूरा 45 है पूरा, और ये पूरा 30 है। तो बी और सी के बीच में 15 होगा कि नहीं होगा? 45 में से 30 माइनस करेंगे, कितना होगा, 15। यानी बी और सी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 15 डिग्री। बी और सी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 15 डिग्री। होगा, कोई दिक्कत? चलिए अब ये वाला देखते हैं ए और सी के बीच में, ए और। अब अगर इसका इनिशियल पॉइंट सेम करें, ए आपका ये 30 डिग्री पे, और ये आपका 45 डिग्री पे सी। 45 और 30 मिलके 75 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो ए और सी के बीच में जो एंगल होगा वो कितने का हो जाएगा, 75 डिग्री का। कितने का? क्या कर रहे हैं हम जब भी एंगल निकाल रहे हैं तो पहले दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम कर रहे हैं, उसके बाद हम एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चलिए अब देखो, एक वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये अलोंग द ईस्ट है। वेक्टर कहाँ है, अलोंग द ईस्ट। और ये जो ईस्ट है आपका, इसको डिनोट किया जा रहा है आई कैप से। किससे? आई कैप से। ईस्ट डायरेक्शन को क्या दिया गया है,
आई कैप यूनिट वेक्टर, ठीक। और ये जो फोर्स है आपका, ये 10 की पावर 5 डाइन का है। कहां पे? वेस्टवर्ड्स, वेस्ट की तरफ। ध्यान से देखिए, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ईस्ट को कह दिया गया आई, इसका मतलब वेस्ट हो गया आपका माइनस आई। और जो फोर्स है वो 10 की पावर 5 डाइन है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, डाइन यूनिट होती है। क्या ये मैग्नीट्यूड है, और वेस्टवर्ड्स ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो जब आप पूरा फोर्स लिखेंगे, पूरा, आपने क्या पढ़ा यूनिट वेक्टर में कि जब भी किसी वेक्टर को लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन। तो जब आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आप लिखेंगे 10 की पावर 5 डाइन्स, है ना। आई लगाएंगे और यहां माइनस साइन, क्योंकि आई मतलब ईस्ट हुआ तो माइनस आई मतलब वेस्ट हो गया। निगेटिव वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? माइनस साइन लगा देते हैं तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। ये हो गया 10 की पावर 5 आई डाइन्स, माइनस साइन लग जाएगी, ठीक। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? चलिए, अब देखिए, अभी आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक है। एक वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किससे? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है, ठीक, या एक प्योर नंबर से, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से या एक प्योर नंबर से, ठीक। पहले हम देख लेते हैं प्योर नंबर से। और ये नंबर है लैम्डा। लैम्डा की जगह मान लेते हैं वैल्यू 3 हो गई, और वेक्टर है आपका ए वेक्टर। अब ये जो लैम्डा है आपका, जब आप इससे वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लैम्डा ए वेक्टर। क्या आएगा? लैम्डा ए वेक्टर। और अगर लैम्डा की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3a, और अगर लैम्डा की वैल्यू -3 है तो ये हो जाएगा आपका -3a वेक्टर। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो ए वेक्टर है आपका वो है 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो जब आप वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3a वेक्टर मिलेगा। चूंकि आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से साइन डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और ये आपका हो जाएगा 60 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये जो नया वेक्टर आया ये 60 मीटर हो गया। पुराना वेक्टर कितना था? 20 मीटर। जब आपने वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 टाइम्स हो जाता, 5 से मल्टीप्लाई करते तो 100 यानी 5 टाइम्स हो जाता। तो जब भी किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा टाइम्स हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर ये निगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। यानी अब ये हो जाएगा अब ये हो जाएगा 60 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट।
जैसे ही आपने माइनस साइन लगाई, देखिए माइनस साइन का काम है डायरेक्शन को अपोजिट कर देना, तो इसने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। नंबर का काम है मैग्नीट्यूड को इतने टाइम्स बढ़ा देना, तो इसने मैग्नीट्यूड को इतने टाइम्स बढ़ा दिया। ठीक है, तो अगर आप एक प्योर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा या उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा। अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। यानी यहां पे आपको पैरेलल वेक्टर मिलेगा और यहां पे आपको एंटी पैरेलल मिलेगा। यहां पे जो वेक्टर मिलेगा वो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, यहां पे जो वेक्टर मिलेगा वो पहले की डायरेक्शन से अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। अब बात आती है कि अगर इसके पास यूनिट होती तो, प्योर नंबर ना होता, यूनिट वाला होता तब। अगर ये यूनिट वाला होता है ना, अगर ये क्या होता, यूनिट वाला होता, जैसे मान लिया आर है डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, और आपने एक दूसरा वेक्टर ले लिया, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा नंबर ले लिया, नंबर, और वो नंबर क्या है, नंबर क्या है 1/t, नंबर क्या है आपका 1/t, और 1/t है क्या, 1/t है 1/3 सेकेंड या 1/4 सेकेंड ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जब r से आप 1/t को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो जब नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 इंटू 20 ये हो जाएगा 5। फिर उसके बाद यूनिट, इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट सेकेंड, और ये हो जाएगा मीटर सेकेंड। ठीक, अब बात आई डायरेक्शन की, किसकी, डायरेक्शन की, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था, ये पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा और ये ईस्ट ही रहेगी। क्या रहेगी, ईस्ट ही रहेगी। और अगर इससे हम डिवाइड करते तो r वेक्टर अपॉन t होता, मान लेते हैं r होता आपका 20 और t होता आपका 4, तो 20 मीटर 4 सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, यानी ये आ जाता 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, और ये नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती जिसको आप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगर ये v वेक्टर होती ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, और आप इसको एक नंबर से m से मल्टीप्लाई करते और ये होता 2 kg, क्या होता 2 kg, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है इनका वो मिलता mv वेक्टर। हालांकि आप इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं। क्या मिलता है ये mv वेक्टर, जिसमें नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता तो ये हो जाता 40, यूनिट आपस में जब मल्टीप्लाई होती तो ये हो जाता kg मीटर पर सेकेंड। चूंकि ये पॉजिटिव ही था तो मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन नहीं बदलती, तो टुवर्ड ईस्ट रहता। क्या रहता, टुवर्ड ईस्ट। और आपको इस टॉपिक में लिखा मिलता, सुनिए क्या लिखा मिलता, आपको लिखा मिलता कि डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और आप इसको रट्टा मारते। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। जब मास पॉजिटिव है तो कभी भी डायरेक्शन बदलेगी नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है कुछ, और हम जानते हैं टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव,
तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाली ही होगी और कहीं से नहीं आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, ये आज की लास्ट स्लाइड। ये कह रही है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है m और यह है 3 kg। इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक वेक्टर से। किस वेक्टर से? a वेक्टर से। तो जब आप m को a वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो m a वेक्टर मिलेगा, और फिजिक्स में इसको F के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है यह फोर्स। a वेक्टर को जब m से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है? फोर्स। ठीक है, कह रहा अगर a की वैल्यू 3 हो ईस्ट में तो क्या होगा? तो आप ये कहेंगे कि a है आपका 3 और m है आपका 3, तो 3 3 मिलके हो गया 9, 3 3 जा 9। चूंकि ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन बदलने वाली है नहीं, तो ये हो जाएगा ईस्टवर्ड्स। यूनिट की बात कर लीजिए, इसकी यूनिट है केजी और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो भी होगा इसको आप फोर्स कहते हैं। ये यहां पे दिया हुआ है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके बाद फिर आप m कितना है? 3 कितना है? 3, और 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर यहां माइनस साइन लगाते हैं तब क्या होगी? है ना? ठीक है, बट जो सही तरीका है वो ये है कि आप इसको ऐसे लिखें, और अगर माइनस साइन लगी है तो ये क्या हो जाएगा? टूवर्ड साउथ। क्या हो जाएगा? तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, अब ठीक इसके आगे से हम लोग कल पढ़ेंगे। आपकी जिम्मेदारी है पूरा इसको जाके पढ़ के आप अपना नोट्स रेडी कर लेंगे और 1-2 बार पढ़ लेंगे। कल से सिर्फ और सिर्फ आपको, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक डेरिवेशन न्यूमेरिकल, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी। ठीक है।